भावना जब तक अपने ख्यालों से बाहर आती और अंशुल से पूछती कि क्या हुआ, तब तक अंशुल रजत को लेकर वहां से जा चुका था। भावना की घबराहट अब और भी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ यहाँ हर्ष के घर अंशुल और रजत जल्दी से पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें हेड कांस्टेबल रामनिवास ने बताया कि हर्ष ने अपने मरने के काफी घंटे पहले एक चिट्ठी भी लिखी थी, जो कि उसकी अलमारी से बरामद हुई है। अंशुल ने पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद कहा, अब तो ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ हो चुका है। सच में ये एक सुसाइड केस ही है और इस बात का प्रूफ ये रहा। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़े सबूत की अब हमें कोई जरूरत पड़ेगी। रजत ने चिट्ठी मांगते हुए कहा, दीजिए, एक बार मैं भी इसे पढ़ लूं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। अंशुल ने भी ये सुनकर चिट्ठी रजत की तरफ बढ़ा दी। रजत ने फिर चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा हुआ था, मुझे माफ कर देना मेरी जान, मैं तुम्हारा अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तुमने मुझे कहा था कि तुम आओगी, पर तुम नहीं आई। अब मेरे पास तुम्हें और इस दुनिया को छोड़ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मैं मजबूर हूँ मेरी जान, हो सके तो मुझे माफ करना। अंशुल ने इतने में हेड कांस्टेबल से सवाल करते हुए कहा, रामनिवास, और कुछ भी मिला है घर में से इसके अलावा? लाइक हर्ष का मोबाइल या कुछ और? हेड कांस्टेबल ने हर्ष का मोबाइल अंशुल के हाथों में देते हुए कहा, जी उसका मोबाइल तो मिला है, मगर पैटर्न लॉक होने की वजह से उसके अंदर क्या कुछ है ये पता नहीं लग पाया। ठीक है, जल्दी से इसका पैटर्न लॉक तोड़कर मोबाइल को ओपन करो और फटाफट से थाने पहुंचा दो। और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी ना? जी सर, भेज दिया है, और ये घर के साथ पूरा एरिया भी सील कर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूरे एरिया को सील करने के लिए किसने बोला था? सॉरी सर, रजत सर ने बोला था कि ये एक मर्डर केस है, इसलिए सारे इलाके को सील कर दो और सबसे पूछताछ भी करो। अंशुल रजत की तरफ घूमा। रजत, आर यू मैड? मुझसे पूछे बिना तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा? आई एम सो सॉरी, गलती हो गई। वो मुझे लगा सच में ये एक मर्डर केस है, तो इसलिए मैंने ये सब कहा। लेकिन सर, ये लेटर कोई बड़ा प्रूफ नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि ये एक सुसाइड केस है। हो सकता है ये सब कातिल की ही सोची समझी साजिश हो। कत्ल करने वाला कोई अनजान या बाहर का न होकर उसकी जान पहचान का होगा, क्या पता। ओफो, तुम्हें क्या हो गया है रजत? तुम क्यों इस केस के पीछे पड़ गए? हर्ष से तुम्हारा कोई पुराना वास्ता है क्या? और ये चिट्ठी साफ बताती है कि उसने अपनी किसी गर्लफ्रेंड की वजह से सुसाइड किया है। हो सकता है उन दोनों के बीच का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा होगा और इसी से तंग आकर उसने अपनी जान ली होगी। नहीं सर, आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की है और उनके हिसाब से हर्ष एक बहुत ही डिसेंट और शरीफ लड़का था, जैसा कि भावना भाभी ने भी कुछ देर पहले हर्ष के बारे में कहा था। पड़ोसियों का भी यही कहना है कि उन्होंने कभी भी हर्ष को अपने घर में किसी को भी लाते हुए नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई सुसाइड नोट लिखता है किसी के लिए तो वो उसमें उसका नाम जरूर लिखता है, पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता सर कि ये लेटर हर्ष का लिखा हुआ है, और अगर उसका लिखा हुआ भी है तो जरूर इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये बस हमें गुमराह करने के लिए है। रजत की इन सब बातों का अंशुल के पास अब कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा और फिर कहने लगा, ठीक है रजत, तो तुम एक काम करो, ये चिट्ठी लेकर राइटिंग एक्सपर्ट के पास जाओ और देखो कि ये राइटिंग हर्ष की है या नहीं। तब तक मैं यहाँ और थोड़ी जांच पड़ताल करता हूँ, उसके बाद तुम्हें सीधा थाने में मिलूंगा। ओके? रजत ने भी ये सुनकर अंशुल को सैल्यूट किया और वहां से निकल गया। इसके बाद अंशुल ने ग्लव्स पहने और हर्ष के घर को ठीक तरह से जांचने लगा। हर्ष के घर पर ज्यादातर तस्वीरें न होकर कुछ एक दो ही तस्वीरें थी जो दीवार पर ऊपर टंगी हुई थीं, जिसमें एक तस्वीर खुद हर्ष की ही थी, जिसमें वो अकेला खड़ा हुआ था, और बाकी की दो तस्वीरें उसकी फैमिली के साथ थीं, जिसमें उसके माँ बाप और बीच में वो खड़ा था। अंशुल उसी तस्वीर को बड़े गौर से देख ही रहा था कि इतने में हेड कांस्टेबल के साथ दो लोग अंदर चले आए, जो एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत थी। सर, ये हर्ष के माँ बाप हैं, आज ही गांव से लौटे हैं। इनका भी कहना यही है कि इनके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बहुत सीधा साधा लड़का था। अंशुल ने ये सुनकर एक नजर उन दोनों की तरफ देखा और उनके हाल को देखकर उसे भी बहुत दुख हुआ। हर्ष की माँ तो शायद किसी सदमे में चली गई हो, ऐसा लग रहा था, जबकि हर्ष के पापा भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। देखा जाए तो ये सब लाजमी भी है। अपने जवान बेटे को खोने का दुख एक लाचार माँ बाप के सिवा कोई नहीं जान सकता। अंशुल ने उन्हें बैठने को कहा और फिर दोनों में
इस तरह से बातचीत होने लगी। देखिए, ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, इसका हमें भी बहुत ज्यादा दुख है, पर आप लोगों से विनती है कि आप अपने आप को इस तरह से और ज्यादा कमजोर करने की बजाय खुद को संभालिए और पूछताछ करने में हमारा पूरा पूरा साथ दीजिए। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। साहब, आपके लिए तो ये कहना बहुत ही आसान है कि हौसला रखो, पर हम लोग कैसे ये सुनकर सब्र कर लें कि हमारा इकलौता बेटा आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। वो हमारे जीने का एक ही सहारा था। उसी को देखकर, उसी की उम्मीद में हम लोग जीते थे साहब। अब किसके मुंह को देखकर जिएंगे हम लोग? किसके मुंह को साहब? देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। खैर, हमें हर्ष के बारे में वो सब बताइए जो कुछ भी आप लोग जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड थी? दरअसल मैं जानता हूँ ऐसी बातें कोई भी अपने घर जल्दी बताता तो नहीं है, मगर मुझे लगता है कि हर्ष आप लोगों के काफी क्लोज था। आई थिंक वो आपसे कुछ भी छुपाता नहीं होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि आज से पहले या कभी भी आज तक उसने आप लोगों से किसी लड़की के बारे में बात की हो? कभी भी? हर्ष के पापा ने याद करते हुए कहा, नहीं साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। हाँ, वो हमसे बहुत प्यार करता था। खासकर अपनी माँ के साथ उसका हद से ज्यादा लगाव था। मुझसे भले ही वो कोई बात छुपा लेता हो, मगर उसने कभी अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाया। जी आंटी जी, प्लीज आपसे भी यही गुजारिश है कि आप प्लीज अपने आप को संभालिए और हमारा साथ दीजिए। नहीं साहब, उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। होती तो मुझसे नहीं छुपाता वो मुझे अपनी हर छोटी से छोटी बात बता देता था। पर उसने कभी भी आज तक किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था मेरे सामने। मेरे बेटे को जरूर किसी ने मारा है साहब। वो आत्महत्या नहीं कर सकता। वो हमें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इतना गैर जिम्मेदार नहीं था मेरा बेटा साहब। हाय मेरा हर्ष। और इतना कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लग गई। हाँ जी, ठीक है। हर्ष को घर से यहाँ आए हुए कितना टाइम हो चुका है, क्या आपको याद है? जी, वो तकरीबन 3 महीने पहले यहाँ आया था और यहाँ आने के बाद से ही वो बहुत खुश रहने लगा था। वो रोज सुबह शाम हमें फोन पर सब कुछ बताता था। वो यहाँ बहुत खुश था साहब। फिर वो आत्महत्या क्यों करेगा? देखिए, दरअसल बात यह है कि हमें हर्ष की अलमारी से एक चिट्ठी बरामद हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हर्ष ने उसकी गर्लफ्रेंड से नाराज होकर अपनी जान दे दी। नहीं नहीं, ये हर्ष नहीं कर सकता। ये चिट्ठी उसकी लिखी नहीं हो सकती। ये जरूर किसी की चाल है साहब। जरूर किसी ने उसे मारा है। हाँ, फिलहाल जल्दी ही इस बात का भी पता चल जाएगा कि वो चिट्ठी असल में हर्ष के हाथ की लिखी है या नहीं। वैसे आप बताइए, आपको किसी पर शक? हर्ष का कोई दुश्मन हो जिसके बारे में उसने आप लोगों से कभी कोई जिक्र किया हो? हर्ष के पापा ने काफी देर सोचने के बाद कहा, नहीं साहब, मैंने कहा ना आपसे, हमारा बेटा बहुत शरीफ था। वो तो किसी से ज्यादा बोलता चालता भी नहीं था। मुझे नहीं लगता उसकी किसी से कोई दुश्मनी रही होगी, या फिर हो सकता है उसने हमें कभी इस बारे में बताया ना हो। अंशुल ने वहां से उठते हुए कहा, जी ठीक है। देखिए, जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों से विनती है कि आप लोग ये शहर छोड़कर कहीं ना जाएं। आप लोगों को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है और हो सके तो अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। उन लोगों से इतना कहकर अंशुल ने वहां से विदाई ली और अपनी जीप में बैठकर थाने की ओर निकल गया।